कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी यूपी बोर्ड के लिए जो हमारा चैप्टर 1 है हिंदी का, राष्ट्र का स्वरूप, उस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण गद्यांश और उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर समझेंगे। तो इस चैप्टर से बस आपको इतना ही पढ़ना है, पूरा इस चैप्टर का कोर्स आपका खत्म हो जाएगा। तो आज का वीडियो हमारा वन शॉट का वीडियो, यानी कि इसी वीडियो में आपका पूरा हिंदी जो का राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर है पूरा खत्म हो जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक में रहिएगा। इसी तरह से हम पूरे जितने भी चैप्टर हमारे हिंदी के हैं, इंग्लिश के हैं और फिर बायोलॉजी के हैं, फिजिक्स के हैं, केमिस्ट्री के, सभी को इस तरह से हम समझेंगे। तो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आपको पूरा देखना है ताकि आपको हर एक टॉपिक समझ में आ जाए। तो ये वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए हमारा चैप्टर क्या है, चैप्टर का नाम है राष्ट्र का स्वरूप। इसके लेखक कौन है, इसके लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल जी। क्या चैप्टर का नाम आ रहा है, राष्ट्र का स्वरूप। तो देखिए इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण गद्यांश और उस पर आधारित प्रश्नोत्तर। तो देखिए पहला गद्यांश हमारा क्या है, ये सभी जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं उन्हीं सभी को हमने लिया है। देखिए यह जो गद्यांश हमारा 2019 में आया था, तो देखिए क्या है कि भूमि का निर्माण देवों ने किया, यानी देवताओं ने भूमि का निर्माण किया है। वह अनंत काल से है, जो भूमि है यह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। जो हमारी भूमि है इसके भौतिक रूप, इसके सौंदर्य और इसकी समृद्धि को जानना समझना हमारा क्या है, आवश्यक हमारा कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। जितना हम अपनी भूमि के बारे में समझेंगे, जानेंगे, उतनी ही हमारी जो कि राष्ट्रीयता क्या होगी, बलवती होगी, यानी कि बलशाली होगी, क्या होगी, ताकत होगी उसमें। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की क्या है, जननी यानी माता है। जो राष्ट्रीय पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल है, यानी जो राष्ट्रीय पृथ्वी राष्ट्रीयता और पृथ्वी के साथ नहीं जुड़े हैं वह क्या है, निर्मूल, उनका कोई मूल नहीं, उनका कोई मोल नहीं है। उसके बाद देखिए क्या है, राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भाइयों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अधोपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। ये हमारा है गद्यांश। अब देखिए हमारा यहाँ से, देखिए यहाँ से जो है राष्ट्रीयता की जड़ें से लेकर हमारा यहाँ तक जो है रेखांकित अंश दिया हुआ है। तो देखिए हमें एक क्वेश्चन करता है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो हमें वहां पे इसकी व्याख्या करना होगा। इस प्रकार से आपको गद्यांश देगा और इस पर आधारित आपको 5 क्वेश्चन देंगे, लेकिन मैं यहाँ पे जितने क्वेश्चन भी इससे बन सकेंगे सबको बनाऊंगा, क्योंकि क्या पता कौन सा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए। तो जितने भी क्वेश्चन इससे बनेंगे सभी को मैं बताऊंगा और सभी का उत्तर भी बताऊंगा। तो आइए देखते हैं इसके क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या आता है, यहाँ पे देखिए कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या लिखना होता है, संदर्भ लिखना होता है। तो आपको कैसे लिखना है, आपको लिखना है कि प्रस्तुत गद्य अवतरण। यहाँ पे देखिए गद्यांश है तो गद्य अवतरण लिखेंगे, अगर पद्यांश है तो पद्य अवतरण लिखेंगे। तो प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित है। हमारा ये गद्यांश है तो गद्य भाग में संकलित हमारा है, अगर पद्यांश होता तो पद्य भाग में संकलित होता। तो गद्य भाग में संकलित एवं भारतीय संस्कृति के अध्येता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध से अवतरित है। इतना आपको लिखना है संदर्भ। यहां से आपको मिल जाएगा 2 नंबर और पूरा गद्यांश पर आपको मिलता है 10 नंबर। आपको 5 क्वेश्चन देते हैं, 5 क्वेश्चन पर आपको 10 नंबर मिलता है। तो देखिए वासुदेव शरण अग्रवाल जो है इसको आपको करना है ब्लैक पेन से लिखना है, और राष्ट्र का स्वरूप जो है इसको भी ब्लैक पेन से लिखना है। इतना आपको लिखना है संदर्भ। इस प्रकार से आपको मिल जाएंगे 2 नंबर। तो देखिए मैं सिर्फ पहले ही गद्यांश का संदर्भ बता रहा हूँ, बाकी सब में संदर्भ एक ही रहता है, पूरे चैप्टर का जो होता है संदर्भ एक ही रहता है। तो बाकी के गद्यांशों का संदर्भ आप यही समझ लीजिएगा, मैं पूर्ववत लिख के उसका आंसर खत्म कर दूंगा। तो यही आपका क्या है, संदर्भ है। अब देखिए अगला क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए हमारा रेखांकित अंश कहां से कहां तक है, यहाँ पे देखिए राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भाइयों का अंकुर पल्लवित होगा।
इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अधोपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता और उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। ये हमारा है रेखांकित अंश। देखिए यह जो गद्यांश हमारा 2019 में पूछा गया था। तो देखिए इसकी हम व्याख्या करते हैं रेखांकित अंश की। यहाँ पे देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या हमारा हेडिंग हो जाएगा। देखिए डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी के अनुसार राष्ट्रीयता और पृथ्वी का संबंध क्या है? अटूट है और अनिवार्य रूप से आवश्यक है। इसलिए पृथ्वी के साथ राष्ट्रीयता का संबंध अथवा आधार जितना अधिक मजबूत होगा, उतना ही अधिक राष्ट्रीय भावनाओं का विकास भी संभव होगा। इस दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति का यह परम आवश्यक कर्तव्य एवं धर्म है कि वह पृथ्वी के भौतिक स्वरूप से पूरी तरह से परिचित रहे, साथ ही उसके सौंदर्य, उपयोगिता एवं महत्व की भी अधिकाधिक जानकारी रखे। तो देखिए जो व्याख्या होता है क्या करना होता है, उसी को आपको क्या है सरल शब्दों में थोड़ा बताना रहता है, तो व्याख्या हो जाता है। इतना आप लिख देंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 नंबर। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। तो देखिए सभी क्वेश्चन उसी गद्यांश में से पूछे गए हैं, तो इसका उत्तर आपको लिखना है कि राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य यह है कि हम अपनी इस भूमि के रूप, सुंदरता और समृद्धि के प्रति सचेत रहें और किसी भी दशा में इस भूमि के रूप, सौंदर्य आदि को विकृत न हो, यानी खराब ना होने दो। यही हमारा क्या है कर्तव्य है। इतना लिखेंगे तो यहाँ से भी आपको मिल जाएगा 2 नंबर। उसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन है कि किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। देखिए लेखक के अनुसार जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होती है वह क्या होती है? निर्मूल होती है। उसका कोई क्या होता है? मूल नहीं, उसका कोई जड़ नहीं होता है, वो निर्मूल होती है। इतना आपको लिख देना इस क्वेश्चन का आंसर। उसका देखिए पांचवा क्या है। पांचवा क्वेश्चन है कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है। तो देखिए उत्तर, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की क्या है? जननी है, यानी माँ है। तो देखिए यहाँ से भी आपको मिल जाएगा 2 नंबर। तो बोर्ड एग्जाम में तो आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन गद्यांश से जितने भी क्वेश्चन बनने मैं सभी को बना के बता दे रहा हूँ, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए आप सब एक बार सॉल्व कर चुके हों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भूमि का निर्माण किसने किया है और कब से है। तो देखिए देवों ने अनंत काल से भूमि का निर्माण किया, यानी देवताओं ने भूमि का निर्माण अनंत काल से किया है। अगला क्वेश्चन है कि भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक रहने का क्या परिणाम होगा। तो उत्तर देखिए, भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे, हमारी राष्ट्रीयता भी उतनी ही अधिक बलवती हो सकेगी। तो इस प्रकार से हो जाएगा आपका ये गद्यांश, और इस पर आधारित इतने ही प्रश्न बनेंगे। यहाँ सिर्फ 5 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है, और वहां से आपको मिलता है 5 नंबर। सॉरी वहां से आपको मिलता है कितना नंबर? 10 नंबर, क्योंकि हर क्वेश्चन आपका 2-2 नंबर का रहता है। अब देखते हैं दूसरा गद्यांश हमारा क्या है इसी चैप्टर का। देखिए दूसरा गद्यांश हमारा क्या है कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, यानी जो खजाना भरा है, जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती हैं, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। जो नदियां हैं वो बहाती हैं तो पत्थर आपस में टकराते हैं, जिससे पीस कर क्या है? मिट्टी का निर्माण हुआ, अनेक प्रकार की मिट्टी का निर्माण हुआ है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, सफेद मिट्टी। हमारी भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। नाना भांति के अनगढ़ नग बिंद की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं। उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं, तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। वे अनमोल हो जाते हैं। देश के नर नारियों के रूप में मंडन और सौंदर्य प्रसाधन में इनके छोटे छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना मांग रहा है। अतएव हमें उनका ज्ञान होना आवश्यक है, अथवा धरती माता की क्या है? अनमोल हो जाते हैं। धरती माता भी अनमोल हो जाती है। देखिए यह 2019 में ये भी हमारा गद्यांश आया था।
तो देखिए इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर हम समझते हैं। क्या कह रहा है कि पहला क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो देखिए हमने जो पहले बताया वही था। आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित राष्ट्र का स्वरूप नामक शीर्षक से लिया गया है। इसका जिसके जो लेखक है वो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। और अगर आपको नहीं आ रहा है आपको संदर्भ लिखना तो आप लिख देंगे पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल, तो भी आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आइए देखते हैं हमारा रेखांकित अंश कहाँ से कहाँ तक है। यहाँ पे देखिए, धरती माता की कोख में जो अमूल निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती हैं, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। ये हमारा हो गया रेखांकित अंश, इसकी हमें व्याख्या करना है। तो इसकी व्याख्या करते हैं। देखिए देखिए आपको व्याख्या किस प्रकार से करना है। देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या, देखिए हमारा हेडिंग है, विद्वान लेखक ने कहा है, नहीं लेखक, विद्वान लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने कहा है कि घरों जो घरों की कोख में अत्यंत रत्न भरे, यहाँ पे रहेगा धरती, यहाँ पे घर यहाँ पे रहेगा धरती की कोख में अत्यंत रत्न भरे भरे पड़े हैं। इन्हीं रत्नों के कारण पृथ्वी का एक नाम वसुंधरा यानी वसुओं रत्नों की वसुंधरा का अर्थ होता है वसु यानी बहुत से रत्नों को धारण करने वाली भी है, इसलिए इनका नाम क्या है, वसुंधरा है। बहुमूल्य रत्न धातुएं व खनिज पदार्थ, अन्न, फल, जल और इसी प्रकार की असंख्य अनमोल वस्तुओं जिन्हें भूमि अपने आंचल में छिपाए रहती है, से हमारा प्रागाढ़ क्या है, प्रगाढ़ परिचय होना क्या है, आवश्यक है या परिचय होना चाहिए। ये हो जाएगा इसका रेखांकित अंश की व्याख्या। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि दिन रात बहने वाली नदियों ने किस प्रकार से पृथ्वी की देह को सजाया है। उत्तर देखिए, दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कैसे सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। तो देखिए उत्तर इसका आपको लिखना है कि पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों के संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य बन जाते हैं। जब उन्हें शिल्पकार क्या होते हैं, उनका किसी मूर्ति का आकार देते हैं, किसी सामान का आकार देते हैं, किसी वस्तु का आकार देते हैं, तो वो अत्यधिक सुंदर हो जाते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि लेखक ने हमें किनके योगदान के बारे में बताते हुए उनसे परिचित होने की प्रेरणा दी है। तो लेखक ने हमें छोटे छोटे पत्थरों के योगदान के बारे में बताते हुए उन अमूल्य निधियों से परिचित होने की प्रेरणा दी है। देखिए सभी क्वेश्चन आपके गद्यांश से ही आएंगे। अगला क्वेश्चन है, अमूल्य निधियां कहाँ भरी हैं। तो देखिए अमूल्य निधियां धरती माता की कोख में भरी हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी को वसुंधरा क्यों कहते हैं। देखिए पृथ्वी को वसुंधरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी में विभिन्न प्रकार के मूल्यवान निधियां यानी वस्तुएं यानी खजाना भरा हुआ है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की देह को किसने सजाया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पृथ्वी की देह को इस पर दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर और असंख्य प्रकार की मिट्टियों से सजाया है। पहाड़ों से पीस 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 कर क्या असंख्य प्रकार की मिट्टियों बनाई, उससे से पृथ्वी की देह को सजाया है। तो इस प्रकार से हो जाएगा इस गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर। तो यहाँ पे आपको सिर्फ बोर्ड में 5 ही क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन जितने क्वेश्चन बन रहे हैं मैं सभी को बता दे रहा हूँ। बार बार मैं बोल रहा हूँ सिर्फ 5 क्वेश्चन आएगा जहाँ से आपका 10 नंबर मिलेगा, लेकिन जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी को ध्यान से देखिए क्योंकि कौन सा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा कोई नहीं जानता। आगे देखिए तीसरा, देखिए गद्यांश क्या है। तीसरा गद्यांश हमारा है कि माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है, इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं, उनमें ऊंच और नीच का भाव नहीं है। जो मातृभूमि के उदय के साथ खड़ा हुआ वह समान अधिकार का भागी है। वह क्या है, वह समान अधिकार का भागी है। आगे देखिए, पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। नगर और जनपद
पुर और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलते हैं और अनेक धर्मों को मानने वाले हैं। फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र हैं और इस प्रकार उनका सौहार्द भाव अखंड है। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे के आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उसमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता। आगे देखिए, आगे है कि पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है। समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी होगी। देखिए यह गद्यांश आपका 2020 में आया था। तो देखिए इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर हम पढ़ते हैं। हमें कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए, यानी यहाँ पे आपको संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ आपको मैं बता चुका हूँ, आपको याद हो गया होगा। दूसरा है पुत्र के समान भाव से कौन रखती है। देखिए पुत्र को समान भाव से पृथ्वी माता रखती है, यानी सभी को जिस प्रकार से माता अपने पुत्र हो। देखिए अगर आप 4 भाई बहन हैं तो आपकी माता सभी को एक ही समान भाव से देखेंगी, एक ही समान भाव से प्यार करेंगी। इसी प्रकार से जो पृथ्वी माता हैं, आप किसी भी धर्म के हैं, किसी भी जाति के हैं, सबको एक समान भाव से चाहती हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि समान अधिकार का भागी कौन है। तो देखिए इस पृथ्वी पर निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति पृथ्वी पर अपने जन्म के समय से ही समान का क्या है, भागी है। सब एक समान के भागी हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर किसका विस्तार अनंत है। तो इस पृथ्वी पर निवास करने वाले व्यक्तियों का विस्तार अनंत है। वह इस विस्तृत भूमि पर अरबों की संख्या में बसे हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि अनंत और जनपद शब्द का अर्थ लिखिए। तो देखिए अनंत का आशय है जिसका अंत ना हो और अंतहीन, और जनपद का अर्थ होता है जिला। अगला क्वेश्चन है माता अपने सब पुत्रों को किस भाव से चाहती है। तो देखिए माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें क्यों लेनी चाहिए। तो उत्तर इसका आपको लिखना है कि राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति की सुध अर्थात प्रत्येक संप्रदाय यानी प्रत्येक संप्रदाय, जाति, वर्ग या किसी भी भूभाग के व्यक्ति का ध्यान हमें इसलिए रखना चाहिए क्योंकि किसी भी पिछड़े अवस्था को में छोड़कर कोई राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता। किसी को हम पीछे छोड़ दें और साथ लेकर ना चलें तो इससे राष्ट्रीय उन्नति नहीं हो सकती। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है सौहार्द और प्रांगण शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो देखिए सौहार्द का अर्थ है मनुष्य की उस सद्भावना से जिसमें परस्पर सहयोग, प्रेम, सहानुभूति और बंधुता के भाव निहित हों। और प्रांगण शब्द का अर्थ है धरती का आंगन, अर्थात उसका विशाल और विस्तृत भूभाग, उसका जो इतना बड़ा भूभाग है वो है पृथ्वी का आंचल। यह है प्रांगण का अर्थ। अब देखिए हमारा है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो हम देखते हैं हमारा रेखांकित अंश कहाँ से कहाँ तक है, पहले उसको पढ़ते हैं। देखिए हमारा रेखांकित अंश कहाँ से कहाँ तक है। देखिए पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। नगर और जनपद, पुर और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हैं। इसका हमें क्या करना है, व्याख्या करना है। तो इसकी व्याख्या हम करते हैं। देखिए हमें यहाँ पे कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या, ये हमारा हेडिंग है। मातृभूमि का विस्तार अनंत है। यहाँ दूर दूर तक मैदान, जंगल, पर्वत, नदी, समुद्र आदि का विस्तार देखने को मिलता है। इस विस्तृत पृथ्वी पर अथवा नदियां और समुद्र के तटों पर, पर्वतों या बर्फीले स्थानों पर सब जगह मानव के निवास स्थान हैं। अनेक गांव, कस्बे, नगर और जिले मानव जन की आबादी से भरे पड़े हैं। इस प्रकार इस अंतहीन पृथ्वी के समान इस पर निवास करने वाले लोगों का विस्तार भी क्या है, बहुत ही अनंत है। इतना आपको इसका व्याख्या इस प्रकार से करना है। आगे देखिए अगला गद्यांश हमारा क्या है। अगला देखिए गद्यांश क्या है। अगला गद्यांश है कि जन का प्रवाह अनंत होता है। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ
राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं। जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। देखिए, यह जो हमारा गद्यांश है 2012 में आया था, 15 में आया था और 20 में आया था। तो देखिए, इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देखिए। पहला इस पर क्वेश्चन हमारा है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो देखिए, यहाँ पे भी आपको संदर्भ लिखना है, तो इसको आप लिख ही लेंगे। मैं आपको बता चुका हूँ बहुत अच्छे तरीके से पहले वाले में। उसके बाद देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए, रेखांकित अंश हमारा कहाँ से कहाँ तक है। यहाँ पे देखिए, रेखांकित अंश है कि जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः यानी सूर्य की किरणें रोज प्रातः काल भुवन को यानी प्रातःकालीन सुबह के समय भुवन धरती को अमृत से भर देती हैं, जो मतलब किरण रोकी जो अपने सूर्य जो प्रकाश रूपी अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इसका हमें व्याख्या करना है। तो देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या हमारा हेडिंग है, लेखक के अनुसार जब तक धरती पर सूर्य की रश्मियां प्रतिदिन धरती को अपना अमृत रस से जीवन प्रदान करती रहेंगी, तभी तक किसी राष्ट्र और वहां के जन का अस्तित्व भी बना रहेगा। जब तक राष्ट्र की प्रगति के फलस्वरूप उसका अस्तित्व रहेगा, तभी तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी बना रहेगा। ये हो जाएगा व्याख्या रेखांकित अंश की। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, जन का प्रवाह से क्या तात्पर्य है। तो देखिए, जन का प्रवाह का तात्पर्य यह है कि जन का प्रवाह अंतहीन होता है। प्रत्येक राष्ट्र में निरंतर अनेक प्रकार के परिवर्तन आते रहते हैं। इसके उपरांत भी राष्ट्र के निवासियों को श्रृंखला निरंतर आबाद गति से चलती रहती है। इतना आपको लिखना है इस क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद देखिए, अगला है, चौथा क्वेश्चन हमारा है कि राष्ट्र निवासी जन किसके समान आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं। उत्तर देखिए, हमारे राष्ट्र के इतिहास में उत्थान और पतन के अनेक उतार चढ़ाव आते रहे हैं, परंतु नदी की नई उठती लहरों के समान हमारे राष्ट्र के निवासियों को सतत रूप से आगे बढ़ते रहने के लिए अनेक नवीन शक्तियां प्राप्त होती रही हैं। इनकी सहायता से वह पूरे उत्साह के साथ प्रगति करते रहते हैं या प्रगति करते रहे हैं, और इस प्रकार सदैव से ही उनका अस्तित्व बना रहा है। तो सभी क्वेश्चन जो हमारे हैं गद्यांश के अंदर से ही आते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्थान के घाटों का निर्माण कैसे होगा। तो देखिए, नदी का प्रवाह निरंतर प्रवाहित रहने के कारण बीच बीच में डेल्टा छोड़ता जाता है। इसी प्रकार राष्ट्र के जन भी अपने कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक प्रतीक, अवशेष अथवा पद चिन्ह छोड़ते हुए निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। इतना आपको लिखना है इस क्वेश्चन का आंसर। इसका देखिए, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तादात्म्य प्राप्त किया। तो देखिए उत्तर, राष्ट्रीय जन ने हजारों वर्षों से भूमि को अपनी माता के समान मानकर उसके साथ अपना तादात्म्य बनाए रखा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जन का जीवन भी कब तक अमर है। तो उत्तर देखिए, राष्ट्रीय जन का जीवन भी तब तक अमर है जब तक सूर्य की रश्मियां धरती पर पड़ती रहेंगी और समस्त प्रकृति एवं जीवों के लिए जीवनदायी अथवा अमृत के समान सिद्ध होती रहेंगी। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि जन के संततवाही जीवन किस तरह है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, राष्ट्र के जन अथवा निवासियों का सतत रूप से जो चलता रहने का वाला जीवन नदी के समान है। जिस प्रकार से नदी चलती रहती है, उसी प्रकार से इनका जीवन भी सतत रूप से चलता रहता है। आगे देखिए, अगला देखिए गद्यांश क्या है। अगला गद्यांश है कि राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्यों ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है, वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कंबद्ध मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है।
राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। जीवन के बिटप और पुष्प संस्कृति संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। ये भी देखिए गद्यांश 2020 में आया हुआ था। तो देखिए इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर हम समझेंगे। देखिए पहला है उपयुक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। यहाँ पर भी आपको संदर्भ लिखना होगा, तो हमने पूर्वोक्त लिख दिया है क्योंकि आप वही जो पहले वाला है संदर्भ पहले मैंने बताया था वही आपको लिखना है। उसके बाद देखिए हमारा रेखांकित अंश की व्याख्या। तो आइए देखते हैं हमारा रेखांकित अंश कहाँ से कहाँ तक है। तो यहाँ पे देखिए बिना संस्कृति के जन की संकल्पना क्रमबद्ध मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। इतना आपका क्या है रेखांकित अंश है, इसी का हमें व्याख्या करना है। तो आइए इसकी हम व्याख्या करते हैं। देखिए क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या हमारा हेडिंग हो गया। वास्तव में संस्कृति मनुष्य का मस्तिष्क है और मनुष्य के जीवन में मस्तिष्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। जिस प्रकार से हमारे शरीर में मस्तिष्क हमारा महत्वपूर्ण अंग है, उसी प्रकार से हमारे जीवन में संस्कृति हमारी मस्तिष्क के समान है। क्योंकि मानव शरीर का संचालन नियंत्रण उसी से होता है। जिस तरह से मानव शरीर का नियंत्रण संचालन मस्तिष्क से होता है, उसी प्रकार से हमारा जो होता है, जो हमारे जीवन की कल्पना होती है वो संस्कृति से होती है। जिस प्रकार से मस्तिष्क से रहित घर की व्यक्ति को मस्तिष्क से रहित धड़ को व्यक्ति नहीं कहा जा सकता, यानी धड़ यहाँ पे रहेगा नहीं कि जिसका सिर्फ धड़ रहे मस्तिष्क ना रहे, तो उससे क्या कहेगा व्यक्ति नहीं कहा जा सकता या नहीं कहा जा सकता है। अर्थात मस्तिष्क के बिना मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती। उसी प्रकार संस्कृति के बिना मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसीलिए संस्कृति के विकास और उसकी उन्नति में ही किसी राष्ट्र का विकास, उन्नति और समृद्धि निहित है। इतना आपको इसका आंसर लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ किसका महत्वपूर्ण स्थान है। तो उत्तर हो जाएगा कि राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कब राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिए कि संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में क्या अंतर्निहित है। तो देखिए संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में राष्ट्रीय जन के प्रति जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या हो जाएगा कि राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है। तो देखिए उत्तर संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। इतना लिखना है आपको इस क्वेश्चन का आंसर। अगला गद्यांश देखिए हमारा क्या है। अगला गद्यांश है कि साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक मायों को प्रकट करते हैं, यानी मानसिक कार्यों मायों को प्रकट करते हैं। आत्मा को जो विश्वव्यापी आनंद भाव है, यह एक विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार के मानव ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए क्या है स्वास्थ्यकर हैं। साहित्य, कला, नृत्य आनंदित होते हैं। ये हमारा हो जाएगा गद्यांश। अब देखिए इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर। तो पहला प्रश्न हमारा वही है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, यानी कि यहाँ पर आपको लिखना है क्या संदर्भ, जो कि हमने आपको पहले ग्रंथ में बताया सबसे सरल तरीके से कि प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के
हिंदी के राष्ट्र के स्वरूप नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। या तो आप लिख सकते हैं पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल, तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो ये देखते हैं हमारा रेखांकित अंश कहाँ से कहाँ तक है। यहाँ पे देखिए, साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक कार्यों को प्रकट करते हैं, अपने अपने मानसिक माया और कार्यों को प्रकट करते हैं। आत्मा को जो विश्वव्यापी आनंद भाव है, यह इन विविध रूपों में साकार होता है। ये हमारा है रेखांकित अंश, तो इसी का हमें क्या करना है, व्याख्या करना है। तो आइए इसी का हम करते हैं व्याख्या। देखिए, हेडिंग हमारा है रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक कहते हैं कि एक ही राष्ट्र के भीतर अनेकानेक उप संस्कृतियां फलती फूलती हैं। इन संस्कृतियों के अनुयायी नाना प्रकार के आमोद प्रमोद में अपने हृदय के उल्लास को प्रकट किया करते हैं। साहित्य, कला, नृत्य, गीत इत्यादि संस्कृति के विविध अंग हैं। इनका प्रस्तुतिकरण उस आनंद की भावना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो संपूर्ण विश्व की आत्माओं में विद्यमान है। इतना रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि किन रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। उत्तर देखिए, राष्ट्र साहित्य, कला, नृत्य, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। अगला देखिए क्या है। अगला है किस्सा हृदय व्यक्ति किसको स्वीकार करते हुए आनंदित होता है। तो उत्तर इसका हो जाएगा किस्सा हृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करते हुए उससे आनंदित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने राष्ट्र के किस स्वरूप पर प्रकाश डाला है। तो उत्तर देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने विविध संस्कृति वाले राष्ट्र की एक सूत्रता और उसके एकीकृत स्वरूप पर प्रकाश डाला है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को कौन स्वीकार करता है। तो देखिए, सहृदय व्यक्ति ही प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है। इतना आपको इसका उत्तर लिखना। सभी क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के हैं, तो बोर्ड एग्जाम में सिर्फ आपको 5 ही क्वेश्चन देगा। अगला देखिए क्या है। अगला है कि विश्वव्यापी और आनंद और आंतरिक आनंद का क्या अर्थ है। तो देखिए, विश्वव्यापी का अर्थ है जो समस्त संसार में किसी न किसी रूप में विद्यमान हो जाएगा विश्वव्यापी। विश्वव्यापी यानी संसार में किसी न किसी रूप में विद्यमान हो। और आंतरिक आनंद जो है वह है जिसकी अनुभूति हमें अपने मन में होती है, होता है आंतरिक यानी अंदर से आनंदित हो जाएं। और विश्वव्यापी जो होता है जो विश्व में कुछ न कहीं क्या हो, विद्यमान हो, कहीं ना कहीं पर हो। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा हमारा क्लास 12 हिंदी का चैप्टर 1 राष्ट्र का स्वरूप के सभी महत्वपूर्ण गद्यांश और उस पर आधारित प्रश्नोत्तर। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा और राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट गद्यांश और क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।